नमस्कार राजस्थान, स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। टोंक में बारिश का कहर टूटा है। मालपुरा में बारिश की वजह से भारी तबाही की सूचना है। रामसागर बांध के टूटने से कई गांव में तबाही मच गई है। लावा गांव में रामसागर बांध का पानी घुस गया। इसी दौरान चांदसेन गांव में रिकॉर्ड 335 mm बारिश हुई है। बरसात के चलते पूरा गांव तालाब में तब्दील हो गया। जलभराव से लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। फिलहाल प्रशासन की मदद नहीं पहुंची है। इसे लेकर के लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है। बहरहाल तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि किस तरीके से टोंक के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं और इन गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। चांदसेन में रिकॉर्ड बारिश हुई है, वहीं जगह जगह पर बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। उधर डीडवाना जिले में तेज धूल भरी आंधियां चली है, साथ ही जमकर मूसलाधार बारिश हुई है। डीडवाना शहर समेत मौलासर, लाडनू, धनकोली आसपास के इलाकों में जमकर धूल भरी आंधियां चली और मूसलाधार बारिश हुई है। अचानक आंधी तूफान की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं तेज बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हुआ है। जलभराव की वजह से दुकानों मकानों में पानी भर गया। साथ ही कई जगह जर्जर मकान और मार्केट की दीवारें धाराशायी हो गई हैं। दो अलग अलग तस्वीरें हैं। वहीं मौलासर में भारी बारिश के बाद हर साल की तरह इस बार भी बाजार से लेकर के गांव के आधे हिस्से में पानी भरा हुआ है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौलासर के कई इलाकों में गड्ढे हो गए, सड़कें टूट गई, लोग परेशान हैं। तो वहीं डीडवाना की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हर साल मौलासर के बीच बाजार में पानी भरता है। इस बार भी पानी भरने से बाजार का इलाका पूरी तरह से परेशान है। मेघवालों के मोहल्ले में सड़क टूटने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर जोधपुर में मौसम में बदलाव आया। दिन भर की तपन और उमस के बाद तेज हवाओं का दौर जारी है। तेज आंधी के साथ ही आसमान में धूल का गुब्बार देखने को मिला। धूल भरी आंधी की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने ग्रामीण इलाकों में आंधी के बाद बरसात की चेतावनी दी है। हवाओं के साथ ही जोधपुर में मौसम का बदलाव शुरू हुआ है। तेज हवाओं और आंधी का जो दौर है वो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है और गर्मी और तपन उमस से कहीं न कहीं जोधपुर वासियों को राहत मिली है। दिन भर तेज तपन और उमस के बाद में अब इन तेज हवाओं से और साथ में हल्की बौछारों से कहीं न कहीं तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है और शहरवासियों को इस गर्मी से राहत भी मिली है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके की तेज हवाओं का जो दौर है वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी के भी समाचार है। मौसम विभाग की माने तो विगत 3 घंटे का जो चेतावनी भरा माहौल बताया गया था और साथ ही साथ आने वाले 2-3 दिनों में बारिश की चेतावनी भी दी थी, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर अलर्ट मोड पर कहा जा सकता है। हालांकि प्रशासन ने इस संबंध में बैठक ली थी और संभागीय आयुक्त ने दिशा निर्देश भी जारी दिए हैं, जिससे कि आने वाले समय में यदि तेज बरसात होती है तो उस पर पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे। बहरहाल अभी जो स्थिति है वो आपके सामने है और तेज हवाओं से जनजीवन भी कहीं न कहीं प्रभावित होता नजर आ रहा है। राहगीरों को, आने जाने वाले लोगों को कहीं न कहीं समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, राजस्थान। उधर बीकानेर में एक बड़ा हादसा हुआ। सुबासर इलाके में निर्माणाधीन फैक्ट्री के दीवार गिरने से एक बच्चे समेत 3 मजदूरों की मौत हुई है। तेज हवा के साथ आई बारिश की वजह से निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार गिर गई, वहीं छत पर लगा टीन शेड गिर गया है। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से बचने के लिए लोग दीवार के पास बैठे थे, तभी यह दीवार गिरी, जिससे 2 मजदूर, एक बच्चा इसके नीचे दबे और उनकी मौत हो गई। मौके पर अन्य मजदूर भी काम कर रहे थे, जिनमें भगदड़ मच गई। घटना की सूचना पर बीचवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीबीएम अस्पताल लेकर के गए। मृतकों में एक महिला, एक पुरुष, एक बच्चा शामिल है। ये सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो इस फैक्ट्री में काम करने आए थे। इस घटना के दौरान एसपी तेजस्विनी गौतम भी मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया।
तो बीकानेर में बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार गिरने से एक मासूम बच्चे समेत 3 मजदूरों की मौत हुई है। वहीं टोंक से बड़ी खबर, जहां बनास नदी में 30 युवकों के फंसने की जानकारी सामने आ रही है। बनास पुलिया के नीचे पानी में ये लोग फंसे हुए हैं। मौज मस्ती के लिए गए थे, लेकिन अचानक पानी आ गया और जलस्तर बढ़ने से ये लोग वहीं पर फंस गए। बनास नदी में 30 युवकों के फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। सिविल डिफेंस और बरौनी पुलिस मौके पर पहुंची। सभी को रस्सी के सहारे बाहर निकाल लिया गया है। अंधेरा होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में हालांकि दिक्कत आई। बनास पुलिया पर एक एक कर रस्सी से इन्हें ऊपर खींचा गया है। ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन रात में चलाया गया, लोगों को बाहर निकाल लिया गया। गनीमत यह रही कि तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। बनास पुलिया के नीचे भी ये लोग पानी में फंस गए थे, जिन्हें अब रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके बाहर निकाल लिया गया। बड़ी तादाद में लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके टीम ने इन सभी को रस्सी के सहारे खींचकर बाहर निकाला। तीन अलग अलग तस्वीरें बारिश के बाद की, जहां पर ये लोग कैसे फंस गए थे उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। टोंक में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर है। देर शाम को जैसे ही खबर मिली, सूचना आई, इसके बाद इन्हें तमाम लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दौलत पारिक फोन लाइन पर है। दौलत, क्या अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल, टोंक जिले भर में लगातार बारिश के बाद ये खबर आई कि बनास नदी में करीब 30 युवक मौज मस्ती के लिए देर शाम पहुंचे हुए थे और वो पानी के बहाव का पता नहीं चल पाया और अंधेरे की वजह से अचानक तेज बहाव के बाद में उन्होंने मदद की गुहार लगाई। उसके बाद सिविल डिफेंस की टीम और बरौनी पुलिस पहुंची, लेकिन कहीं से भी नीचे नदी में उतरने का रास्ता नहीं दिखा। ऐसे में बनास पुलिया जो है वहीं से रस्सी नीचे लटका करके और एक एक करके सभी 30 युवकों को निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अगर देखा जाए तो लोगों की भीड़ मौके पर मौजूद हो रही थी और जयपुर कोटा नेशनल हाईवे जो है बनास पुलिया, वहां करीब 2 किलोमीटर लंबी वाहनों की यानी कि जाम सा लग गया। ऐसे में सभी एक एक युवक को रस्सी के सहारे ऊपर निकाला और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। जी बिल्कुल दौलत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अलर्ट भी जारी किया हुआ है। सिविल डिफेंस, बरौनी पुलिस ने मौके पर पहुंच करके तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया है। तो वहीं हर साल बरसात का मौसम आता है और हर साल दुकानों और घरों में बारिश का पानी घुसता है। लोग शहर की सरकार को कोसते नजर आते हैं, लेकिन ओहदेदार हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। ये बात इसलिए क्योंकि पहली ही बारिश ने कागजी दावों की पोल खोल दी। रिपोर्ट देखिए। बारिश ने खोली दावों की पोल। भारी वाटर लॉगिंग से परेशान हुए लोग। मकान में पानी, दुकान में पानी। बारिश बन रही परेशानी। बारिश प्रकृति का अभिषेक करती है। हरियाली और प्रकृति का रास्ता बरसात से होकर ही गुजरता है। आसमान से गिरती राहत की बूंदें आशा की उम्मीद जगाती हैं, लेकिन शहर के कई इलाकों में वाटर लॉगिंग लोगों की परेशानी का सबब बन जाती है। ऐसी ही चंद तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बारिश में ही धुले दावे, टोंक, बारा, झुंझुनू और करौली की इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। पहली बारिश ने ही नगरपालिका के दावों की पोल खोल करके रख दी। तस्वीरें टोंक के देवली की हैं। सीजन की पहली बारिश में ही देवली शहर पानी पानी हो गया। यहाँ सड़कों और नालों के बजाय बारिश का पानी घरों में घुस गया। तस्वीरें देखकर कोई भी कह सकता है कि नगरपालिका ने बारिश से पहले किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की थी। जिला कलेक्टर ने नालों की साफ सफाई के निर्देश देकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। इसका नतीजा आपके सामने। बारिश से शहर के मुख्य बाजार और कई कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। तो पूरे टोंक जिले में बदइंतजामी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पीपलू अस्पताल और यूनानी अस्पताल टापू बन गए। माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान
और बस स्टैंड पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। खबर है कि जिला कलेक्टर के लगातार निर्देश के बावजूद प्रशासन ने जल निकासी के इंतजाम नहीं किए। अस्पताल रोड की कॉलोनियों में पानी भर गया। पीपलू के स्कूलों में छत टपकने से छात्रों की छुट्टी करनी पड़ी। बारां शहर में हुई पहली झमाझम बारिश ने नगर परिषद की पोल खोल दी। आधे घंटे की बारिश में ही प्रताप चौराहा, धर्मदा चौराहा, इंदिरा मार्केट की सड़कों पर करीब 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया। खबर है कि नगर परिषद ने करीब 40 लाख रुपए का टेंडर जारी किया था। दावे किए जा रहे थे कि इस बार बारिश में जल भराव की समस्या नहीं होगी, लेकिन आधे घंटे की झमाझम बारिश ने ही दावों को धो डाला। करौली के हिंडौन में बारिश का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा, जिससे शहर के निचले इलाकों और बाजारों में पानी भर गया। बारिश से सीवरेज के चैम्बर भी ओवरफ्लो हो गए, जिनसे गंदा पानी सड़क और लोगों के घरों तक पहुंच गया। लोग नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारियों को कोसते नजर आए। आज सुबह से ही बारिश का दौर चालू है हिंडौन शहर में। इधर राजगिरीश हॉस्पिटल में पानी भरा हुआ है, चौपेड़ से लेकर कटरा बाजार तक पानी है। पूरा शहर में पानी की हर जगह पानी है। प्रशासन और नगर परिषद की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है पानी की निकासी के लिए। पानी में चहलकदमी भले ही बच्चों का पसंदीदा शगल हो, लेकिन बारिश का ये पानी उनके अभिभावकों की परेशानी का सबब बन चुका है। तस्वीरें झुंझुनू के नवलगढ़ की हैं, जहां जल भराव से आम जन को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नवलगढ़ के वार्ड संख्या 14, बकरा मंडी, फायर स्टेशन जैसे इलाकों में लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया। लोग बता रहे हैं कि अगर मानसून से पहले नालों की ठीक से सफाई की जाती तो हालात नहीं बिगड़ते। इसका माए भाया आयो है कि आज तो आज नीली बरसिया है और नगर पालिका कोई ध्यान नहीं देवे और न तो शोएब खत्री देवे, चेयरमैन देवे, न कोई नगर पालिका को कर्मचारी देवे। तो प्राकृतिक आपदा समझ में आती है, लेकिन हर साल आने वाले बारिश का मौसम अगर लोगों की परेशानी का सबब बनने लग जाए तो कहने सुनने की गुंजाइश दम तोड़ने लगती है। औसत बुद्धि का आदमी भी समझने लगता है कि नालों की साफ सफाई के नाम पर भ्रष्टाचारी सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरते हैं, जिसकी कीमत जनता चुकाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर श्रीगंगानगर के पदमपुर में काले हिरणों के शिकार को लेकर के चल रहा धरना आखिरकार समाप्त हो गया। प्रशासन और वन विभाग के ठोस आश्वासन के बाद वन्य जीव प्रेमियों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। वन विभाग ने शिकारियों को पकड़ने, हिरन का शिकार करने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के अलावा गश्त बढ़ाने का भरोसा मिला है। आपको बता दें कि आज पदमपुर उपखंड क्षेत्र के गांव 9DD में संदिग्ध अवस्था में काले हिरण का शव मिला था। इसके बाद वन्यजीव प्रेमियों का गुस्सा फूटा और वन्यजीव प्रेमियों की तरफ से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया था। पुलिस ने आश्वासन दिया, धरना समाप्त हुआ। वहीं भरतपुर में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का सेंटर पकड़ा गया। एक मकान में भारी संख्या में महिलाएं इकट्ठा थीं और VHP के कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस भी आई। क्या है आखिर पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। भरतपुर के संगम विहार में धर्म परिवर्तन का खेल। ईसाई धर्म में किया जा रहा था लोगों का धर्मांतरण। मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। जमकर हुआ हंगामा, कई लोग हिरासत में। हंगामे की ये तस्वीरें भरतपुर के संगम विहार इलाके की हैं और ये घर आरोपी रवि कुमार का है और हंगामा करने वाले लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। आरोप है कि इस घर पर धर्मांतरण कराया जा रहा था, लेकिन मौके पर जैसे ही विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचे, हंगामा शुरू हो गया। दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसने कई लोगों को हिरासत में लिया। देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई थी
कि काफ़ी लोग इकट्ठा हो रखे हैं फाटक नंबर 39 रिपो रोड पे, जिसपे पुलिस वहाँ पे गई थी और कुछ लोगों को वहाँ से दस्तगिरद किया है। कुछ लोगों का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। इस संबंध में अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और जैसे ही जानकारी और आएगी आगे अपडेट दे देंगे। पुलिस ने आरोपी रवि कुमार के घर से कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। इससे पहले सोनार हवेली से भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था, जिसके लिए एसआईटी का गठन भी किया गया था, लेकिन धर्म परिवर्तन के खेल पर लगाम नहीं लगी। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि आरोपी रवि कुमार को धर्मांतरण न करने के लिए पहले भी समझाया गया था। इनका धंधा यही है, ये रवि कुमार है, ये रविंद्र कुमार चर्च फाउंडेशन जो लिख रखा है, इससे 2 साल पहले भी इसको समझा चुके हैं हम। ये अजान का है, अजान से भी इसको गांव वालों ने इसीलिए भगाया क्योंकि हिंदू देवी देवताओं को इसने घर से निकाल के नाली में फेंका था। अजान गांव पास में ही है। उसके बाद ये एकता विहार कॉलोनी में रहा, वहाँ भी इसने यही ईसाईकरण का नाटक किया, वहाँ से भी आम लोगों ने वहाँ से भगाया। अब ये पिछले 3-4 साल से यहाँ रह रहा है। यहाँ ये वही ईसाईकरण का काम करता है। पिछली बार आए थे, हम इसको समझा के गए थे कि भाई आप हिंदुओं को बरगलाओ मत, कोई भी धर्मांतरण मत करो। तो पहले ये समझ गया था ठीक है साहब, आज के बाद हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद भी आज पता चला तो लंबे स्केल पर, पिछली बार भी हमें पता चला था तो हम बाहर थे, यानी कि कम से कम साहब 200 से 250 महिलाएं इस घर में। यार वो छोटा सा घर है, उसमें 200 से 250 महिलाएं कहाँ से आ जाएंगी। मगर जब आज भेजा तो वही कहानी निकली, पुलिस लेके गई है, कुछ महिलाएं चली भी गई है यहाँ से। एक के बाद एक भरतपुर में जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, उससे इतना तो तय है कि इस खेल में शामिल लोगों का नेटवर्क काफी बड़ा है। ऐसे में पुलिस को इस गिरोह की कमर तोड़ने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। फर्जी डिग्री जारी करने के मामले में एसओजी की तरफ से 2 यूनिवर्सिटीज पर बड़ी कार्रवाई की गई। उनके डायरेक्टर और संचालक को गिरफ्तार किया गया। एसओजी का यह एक्शन ओपीजेएस यूनिवर्सिटी और सनराइज यूनिवर्सिटी पर हुआ है। रिपोर्ट देखिए। फर्जी डिग्री बांटने के मामले में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का संस्थापक गिरफ्तार। एमके यूनिवर्सिटी पार्टनर जितेंद्र यादव भी गिरफ्तार। एसओजी की गिरफ्त में यह है चूरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के संस्थापक जोगेंद्र सिंह और एमके यूनिवर्सिटी का पार्टनर जितेंद्र यादव, जिन्हें एसओजी ने फर्जी डिग्री बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान दोनों एसओजी के रडार पर आए और इन्हें गिरफ्तार किया गया। जितेंद्र यादव की महिला मित्र सरिता कड़वासरा को रोहतक से डिटेन किया गया। दरअसल हाल ही में एसओजी ने फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उनके घर से बड़ा जखीरा बरामद किया था। जितेंद्र यादव द्वारा अपनी पार्टनरशिप उसकी सनराइज यूनिवर्सिटी में भी है, इसकी खुद की एमके यूनिवर्सिटी है, रिसेंटली टेकन ओवर इन गुजरात पाटन, और बूंदी जिले में जीत यूनिवर्सिटी के नाम से इसकी यूनिवर्सिटी भी आने वाली थी। इसी के साथ जोगेंद्र सिंह की महिला मित्र और वर्ष 2015 से लेकर 2013 से लेकर 2015 तक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और 2015 से 2020 तक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन, और जोगेंद्र सिंह की महिला मित्र सरिता कड़वासरा को हमारी टीम ने अभी रोहतक से डिटेन कर लिया है, जिसे भी यहाँ लाकर इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब शुरुआती जांच में ही फेक डिग्री मामले में जिस तरह से चीजें सामने आई है, उसे देखकर तो लगता है कि काफी बड़ा हो सकता है। डीआईजी परेश देशमुख की माने तो आरोपी बूंदी जिले में भी नई यूनिवर्सिटी खोलने वाला था। जोगेंद्र सिंह द्वारा 12 जिले में एक और यूनिवर्सिटी ये बनाने की फिराक में अभी है। यूनिवर्सिटी का कैंपस बन गया है, मान्यता अभी सरकार के पास इसकी पेंडिंग है।
एसओजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी डिग्री के खेल का पर्दाफाश किया और आने वाले दिनों में इस षड्यंत्र से जुड़े कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं राजनीति की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर पिछली सरकार के समय से बैन है। सूबे की मौजूदा सरकार इस पर से रोक हटाएगी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। मगर अब इस रोक को हटाने के लिए राजस्थान के छात्र नेता लगातार मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सूबे की सरकार से छात्रों की गुहार। छात्र संघ चुनाव पर रोक कब तक रहेगी बरकरार? कैंपस में इलेक्शन की मांग पकड़ी जोर। गुहार पर गौर कब? छात्र नेताओं की जोशीली तकरीरें, हवा में उड़ाए जाते पर्चे और मंच के नीचे मौजूद समर्थकों की हौसला अफजाई तस्वीरें उस छात्र संघ चुनाव की है जो अब गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2023 में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। सरकार का तर्क था कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करने की कवायद चल रही है। साथ ही अगस्त में छात्र संघ चुनाव होने से एडमिशन और रिजल्ट की प्रक्रिया प्रभावित होती है। गहलोत सरकार ने धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल की दलील देते हुए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी। कब तक के लिए ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के जो कारण गिनाए गए वे हर साल समान रूप से प्रभावित रहेंगे। मसलन जुलाई से अगस्त तक एडमिशन प्रक्रिया हर साल चलेगी। अलग अलग सेमेस्टर के रिजल्ट भी जारी होते रहेंगे। पूर्ववर्ती सरकार की ओर से दिए गए तर्क के हिसाब से तो अब कभी चुनाव हो ही नहीं सकेंगे। हैरानी तो इस बात की है कि मौजूदा बीजेपी सरकार भी छात्र संघ चुनाव को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। चुनाव एक बड़ी डिमांड है छात्रों की। देखिए छात्र संघ चुनाव ने तो हमने करवाए, हमारी सरकार ने, और में हमने बंद कराए, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं, मगर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव बहाली की आस नहीं छोड़ी। कांग्रेस बीजेपी दोनों के जितने भी पदाधिकारी हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं, उन्होंने छात्र शक्ति का समर्थन करते हुए चिट्ठियां लिखी है और जल्द से जल्द हम भी राजस्थान सरकार से ये निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि छात्र संघ के चुनाव बहाल किए जाएं। अगर हम राजस्थान विश्वविद्यालय की फोर्थ सीलिंग की बात करें तो लाइब्रेरी में फोर्थ सीलिंग गिर जाती है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में फोर्थ सीलिंग गिर जाती है। अगर छात्र आता है इस विश्वविद्यालय में तो उसको किसी भी प्रशासन द्वारा किसी भी सहयोग की अपेक्षा नहीं होती है। एडमिशन से रिलेटेड भी प्रशासन किसी प्रकार की जागरूकता नहीं रखता है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की अहम भूमिका है। छात्र राजनीति से निकले कई नेता आज देश की दशा और दिशा तय कर रहे हैं। इसके बावजूद छात्र संघ चुनाव पर लगाई गई रोक समझ से परे है। राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन छात्र नेता और छात्र प्रतिनिधि लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि राजनीति की पहली सीढ़ी की एक बार फिर से शुरुआत की जाए ताकि राजनीति में नई खेप के आने का सिलसिला लगातार जारी रहे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं